हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 47 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खासकर जितने भी बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको कराया जा रहा है, जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। किसने किया था? शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। उनके दरबारियों को जो 8 समूह थे उन्हीं को अष्ट नाम दिया गया, अष्टप्रधान। व्याख्या देख लीजिए। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। शिवाजी ने अपने प्रशासन, राज्य के जो प्रशासन है उसको देखरेख के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। तो शामिल में जो पद है उनमें पेशवा है, अमात्य है, मंत्री है, सचिव है और इसके बाद सुमंत है, सेनापति है, पंडित राव है और न्यायाधीश शामिल हैं। ये शिवाजी के प्रशासन, जो राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राज्य को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। प्रत्येक मंत्री जो था वो क्या था? राजा के प्रति उत्तरदायी होता। और सबसे महत्वपूर्ण जो पद था इसमें वो पेशवा वाला पद था। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने दक्षिण विजय की थी ये बताना है। और वो कौन है? मौर्य राजा। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, कुणान। और ये देखिए 86 जो 46वां बीपीएससी है उसमें प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में। तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों 72 का, वो बी के साथ जाएगा। 72 का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसके संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अशोक जो है ना, अशोक ने केवल एकमात्र विजय की थी दक्षिण में। वो कौन था? तो कलिंग विजय था। इसको याद है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंबिसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए, बीपीएससी में पूछा गया है। 39 बीपीएससी में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? 73 देखते हैं। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ा था। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ा था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी है अशोक का सोपारा अभिलेख या शिलालेख। तो आंसर क्या हो जाएगा 73 का? 73 का जाएगा सी के साथ, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने
वहाँ सुदर्शन झील का मतलब झील बनवाई थी या निर्माण किया था। जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित जो सौराष्ट्र था वहाँ के जो प्रांतीय शासक थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। जैसे जो यूनानी गवर्नर तुसास्प जो थे अशोक के, उन्होंने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को अनार्त या सुराष्ट्र कहा गया। इस प्रांत को जो है अनार्त और या सुराष्ट्र कहा गया है। तो इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इससे क्या है, पश्चिम जो भारत है उस पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका, डी है कलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 74 का जो आंसर है वो सी के साथ जाएगा। श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसकी व्याख्या देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी जिसे श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इस राज्यों को प्रयत्न और या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो इसमें जो जो राज्य मुख्य हैं उनमें क्या है कि भारत में हर जगह तो थे, लेकिन अशोक के जो है भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्रिय पुत्र और केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी जिसे श्रीलंका कहा जाता है को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। आगे देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के जो शासन काल है उसमें बौद्ध सभा कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी या किस समय एक ही किया गया था उसके शासन काल में, तो वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मगध, बी यहाँ पे रहना पाटलिपुत्र, सी है समस्तीपुर और डी है राजगिरी। जब अशोक था तो उस समय जो हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था बौद्ध सभा? पाटलिपुत्र आपका आंसर हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए इसका। सिंगली अनुश्रुतियों जिसमें दीप और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा 76 का? 76 का आपका बी आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा का अभिलेख मतलब प्राकृतिक भाषा का उल्लेख है, प्रयोग किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। 3 वर्गों में उसके जो अभिलेख हैं उनको विभाजित किया जा सकता है, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। कौन कौन थे? उसके अभिलेख को किस किस नाम से जाना जाता है? 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन कौन है? शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहालेख है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख की जो संख्या बताई गई है वो 14 शिलालेख बताए गए हैं, एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एड़ीगुडी और सोपारा। यहाँ से क्या है, इसके जो अभिलेख हैं वो मिले हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस भाषा में? अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में। लिपि पूछा जाएगा तो ब्राह्मी लिपि है, और भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृतिक लिपि, प्राकृतिक है भाषा जो है, और ब्राह्मी लिपि है। तो इसको याद रखेंगे। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो ये भी याद रखिएगा। सिर्फ 2 ऐसे अभिलेख हैं
जिनके जो जिसमें क्या है शाहबाज गढ़ी है और मानसेहरा है की लिपि जो है ब्राह्मी न होकर क्या है खरोष्टी में लिखा गया है। तो ये याद रखिएगा। तक्षशिला से अराइमेइक लिपि लिखा गया एक भग्न अभिलेख सेरुकुना नामक स्थान से यूनानी अरामाई लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा में लिखा गया तथा लग्नमान नामक स्थान से अराइमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखने का है, थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, नंद नागरी लिपि। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये आप बीपीएससी देख रहे हैं 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी नहीं हो जाएगा खरोष्टी। ठीक है, ये आपका खरोष्टी जो लिपि है वो आपका जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है वो दाहिने से इधर से स्टार्ट किया जाता है और इधर तक बढ़ा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी नहीं। व्याख्या देख लीजिए। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धर्म है उसका मूल संदेश क्या है? राज दरबारियों के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा। शांति एवं अहिंसा तो था ही। बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला मिल ही रहा है आपको, देख रहे हैं। व्याख्या देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिनवे बहुकनाये दया दाने सचे सोचते मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधु बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमदनी देई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो इसमें से 79 का जो आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाएगा। भाब्रू जो स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। सिर्फ यही एक अभिलेख है, यही अभिलेख है कि जिसमें अशोक ने स्तंभ लेख इसको बोलेंगे कि केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है भाब्रू स्तंभ। इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने क्या बताया है? भाब्रू स्तंभ में जो लेख है उसमें अशोक ने स्वयं को क्या है? मगध का सम्राट बताया है। यही सिर्फ एक अभिलेख है। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किस नाम से जाने जाते थे या हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा, प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। 80 का आपका बी आंसर हो जाएगा। प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे अशोक अधिकांश जो है अभिलेखों में। व्याख्या देख लीजिए। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवना प्रिय, देवाना प्रियदर्शी, देवताओं का जिसे प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पुराणों में उसे क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। जो
किसी न किसी एग्जाम में, अधिकांश बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बिहार पीसीएस या बिहार बीपीएससी जो भी एग्जाम कराएगा वहाँ भी ये क्वेश्चन आने की प्रासंगिकता बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।